नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर सीएम नीतीश कुमार की सभा में शख्स ने नीतीश कुमार चोर है का लगाया नारा और फिर मुख्यमंत्री ने कही ये बात। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री का भरी सभा में जबरदस्त विरोध किया है इस शख्स ने, और कुछ और नहीं, सीधा नीतीश कुमार चोर है का नारा लगातार रटता रहा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव को बिहार चुनाव में लगा बड़ा झटका। 11 उम्मीदवारों का नामांकन कर दिया गया रद्द, जिसके बाद पप्पू यादव ने इसको साजिश बताया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी एमपी मनोज झा ने दी सीएम नीतीश कुमार को चुनौती, कहा लॉ एंड ऑर्डर और पलायन पर खुली बहस कर दिखाएं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सीएम की सभा में शख्स ने नीतीश कुमार चोर है का नारा लगाया, फिर मुख्यमंत्री ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार चुनावी सभा संबोधित कर रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को वे एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए औरंगाबाद के रफीगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे, जहां वे एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान जनसभा में मौजूद एक व्यक्ति अचानक आक्रोशित हो गया और जोर शोर से नीतीश कुमार चोर है का नारा लगाने लगा। इधर मुख्यमंत्री की सभा इस तरह की हरकत के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस या जेडीयू के निवर्तमान विधायक अशोक कुमार सिंह के समर्थक कुछ समझते तब तक शख्स चोर शब्द का उच्चारण काफी देर तक करता रहा। युवक का आक्रोश को देखकर पुलिस हरकत में आई और उसे पकड़ लिया। इधर जनसभा में युवक को हंगामा करता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां खड़े पुलिसकर्मियों से उस व्यक्ति के हाथ में रखे पर्चे को देखने को कहा। साथ ही साथ मीडिया से भी अपील की कि पहले यह देख लिया जाए कि हंगामा कर रहे व्यक्ति ने अपने हाथों में जो आवेदन ले रखा है वह क्या है, उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव को लगा बड़ा झटका, 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले ही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को एक बड़ा झटका लगा है। जन अधिकार पार्टी के 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। इसके साथ ही सोमवार को तीसरे चरण के लिए 49 उम्मीदवारों की सूची भी उन्होंने जारी की। इस खबर में नीचे पूरी लिस्ट दी हुई है। जन अधिकार पार्टी के 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किए जाने के बाद पीडीए के संयोजक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि यह सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। पप्पू यादव ने बरौली और हाजीपुर से अपने उम्मीदवारों का नामांकन रद्द किए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि रानी चौबे और विजय नारायण सिंह जीतने वाले उम्मीदवार थे और उनका नामांकन रद्द होना उनके लिए हतप्रभ करने वाला है। पीडीए ने सामाजिक और शैक्षणिक योग्यताओं को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का समायोजन किया था, परंतु नामांकन रद्द होने से वे बेहद दुखी हैं। इस अवसर पर पीडीए के संयोजक ने विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 49 उम्मीदवारों की सूची भी जारी की। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में भीम आर्मी के 23 और एसडीपीआई के 15 उम्मीदवार होंगे। पप्पू यादव ने कहा कि पीडीए को प्रदेश के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। बिहार नोनिया संघ व समाज की ओर से भी पीडीए को समर्थन देने की घोषणा की गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी एमपी मनोज झा ने दी सीएम को चुनौती, कहा लॉ एंड ऑर्डर पर पलायन पर खुली बहस कर लें। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर और पलायन पर खुली बहस की चुनौती दी है। मनोज झा ने कहा कि सृजन घोटाला, शौचालय घोटाला जैसे कई घोटाले यहाँ हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जवाब नहीं सूझ रहा है, इसलिए उनकी भाषा भी बदल गई है। नेता प्रतिपक्ष को तुम तू करके बात कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार का परिवार 5 मंत्री और 5 नौकरशाह ही है, जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं। जल जीवन हरियाली में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेडीयू यह चाह रही है कि चुनावी कैंपेन बिहार के मुद्दे पर ना हो, आम लोगों के हितों के मुद्दे पर ये बात नहीं कर रहे। नीतीश कुमार नेगेटिव राजनीति कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी के बाद आरजेडी की बड़ी घोषणा। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि मानदेय पर काम करने वालों के वेतन में 60 से 70% की बढ़ोतरी होगी। हर जिले में सिमुतल्ला स्तर के 2 विद्यालय खोले जाएंगे। विशेष दर्जों के लेकर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद आमरण अनशन भी करेंगे। जल्द ही हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें तमाम चीजों का उल्लेख होगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020
23 तारीख से प्रचार करेंगे राहुल गांधी। 8 से 10 रैली, 70 सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पारा तेजी से चढ़ रहा है। कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के साथ जोर शोर से प्रचार में जुट गई है, क्योंकि उसे भरोसा है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव करके ही दम लेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 23 अक्टूबर से चुनाव प्रचार अभियान में जुटेंगे। फिलहाल राहुल 8 से 10 चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे और उनके निशाने पर मोदी, नीतीश और बिहार सरकार होगी। 28 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान होना है, जहां कांग्रेस ने अपने 21 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद के अनुसार पहले चरण में ही कांग्रेस अपने बढ़त बना लेगी। उनको उम्मीद है कि 21 में से कम 15 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होना है, जिसमें पार्टी के 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। पार्टी का अनुमान है कि 24 उम्मीदवारों में से 16 उम्मीदवार जीत हासिल करेंगे। अंतिम चरण का मतदान 7 नवंबर को होना है। कांग्रेस ने अंतिम चरण में 25 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं तथा पार्टी को उम्मीद है कि कम से कम 16 उम्मीदवार तीसरे चरण में भी जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस की इस उम्मीद के पीछे नीतीश कुमार सरकार की विफलताएं और अमित शाह की गलत चुनावी रणनीति होगी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने टिप्पणी की कि रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद भाजपा ने जिस तरह लोजपा के साथ छिपा हुआ गठबंधन किया है, उससे बिहार के मतदाताओं में भारी असमंजस पैदा हो गया है। दूसरी ओर नीतीश कुमार भाजपा की रणनीति को लेकर अंदर ही अंदर आशंकित हैं। उनकी आशंका का बड़ा कारण चुनाव के बाद भाजपा और लोजपा के हाथ मिलाने को लेकर है। कांग्रेस और महागठबंधन इसका पूरा लाभ प्रचार अभियान में उठा रहा है तथा लोगों को समझाने में जुटा है कि भाजपा दोहरी राजनीति कर रही है, जिसका व्यापक असर हो रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस, वामदल और राजद के धुआंधार प्रचार से भाजपा और नीतीश घबराए हुए हैं, जिसकी पुष्टि भाजपा के एक राज्यसभा सदस्य ने बातचीत के दौरान की। उन्होंने स्वीकार किया कि लोजपा के साथ भाजपा ने जो खेल खेलने की कोशिश की है, उससे चुनाव परिणामों में भाजपा और नीतीश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इस्तीफा दे योगी आदित्यनाथ, जातियों की नहीं जनता की सरकार चाहिए। संजय सिंह। जी हां दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जनपद रामपुर में बरेली गेट स्थित आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुरादाबाद कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह, रामपुर लोकसभा से प्रत्याशी रही समीना बी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व सभासद, पूर्व प्रधान, BTC मेंबर सहित 497 लोगों आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर संजय सिंह ने कहा, राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए आम आदमी धर्म के लिए अब उत्तर प्रदेश में दस्तक दे दी है। उन्होंने कहा कि यदि हम सत्ता में आए तो दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू होगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी 200 यूनिट फ्री बिजली, बेहतरीन शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर हर वह सुविधा दी जाएगी जो दिल्ली के लोगों को दी जाती है। आज महंगे बिजली के बिल, महंगी शिक्षा और महंगे इलाज ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अनसंवैधानिक तरीके से भाजपा सरकार ने किसान विरोधी कृषि बिल जबरन पास करके देश के किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। हाथरस में सरकार अपराधियों को बचाने में लगी है। हम महसूस कर रहे हैं पीड़ित परिवार की जान खतरे में है। योगी सरकार उस परिवार को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसलिए मैं पीड़ित परिवार को अपने दिल्ली स्थित आवास पर रखना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने पीड़ित परिवार से फोन पर बात करके आग्रह भी किया है। हाथरस और बलिया में अपराधियों की जात दिखाकर सरकार उन्हें बचाने के प्रयास में है। देश यह याद रखेगा कि कोरोना संकट के वक्त जब लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब मोदी और योगी सरकार शमशान में दलीली पर कोरोना घोटाले में लगी थी। हम मांग करते हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे योगी आदित्यनाथ। इस मौके पर आप प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल खान लाला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। महिलाएं भाजपा सरकार में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ अपराधी महिलाओं और मासूम बच्चियों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना रहे हैं। इसलिए अब लोग आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं, एक ऐसी सरकार जो फ्री बस, फ्री इलाज, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली सहित महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दे सके। इस मौके पर युवा प्रदेश अध्यक्ष फैसल वारसी, आशा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शकील मलिक, जिला अध्यक्ष अंसार अहमद, महिला जिलाध्यक्ष नरगिस खान, SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अविनाश तपन ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। कार्यक्रम की अध्यक्षता साजिद खान ने की। संचालन विधानसभा अध्यक्ष हुमायूं खान लाला ने किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में RJD की सरकार बनी तो मुखिया और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा। मनोज झा। जी हां दोस्तों, राजद के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि बिहार में राजद की सरकार बनी तो मुखिया और सरपंच का मानदेय बढ़ेगा। मनोज झा आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के दौरान जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह बिहार का संस्कार नहीं है। राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि राजद की सरकार बनने के बाद एस्टीमेट घोटाले की जाँच कराई जाएगी। वहीं दूसरी ओर
ओर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नक्सलवाद को लेकर राजद को घेरा। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी राज में जो वामपंथी किसानों की जमीन कब्जा करते थे, उनकी फसलें जबरन काट ले जाते थे और वर्ग संघर्ष के नाम पर हत्याएं करते थे, उन पर एनडीए शासन ने सख्ती से लगाम लगाई थी। कहा कि अब राजद ने वामपंथी दलों को 28 सीटें देकर साफ कर दिया है कि महागठबंधन किनकी बंदूकों को अपना कंधा इस्तेमाल करने देना चाहता है। मोदी ने कहा कि राजद शासन में बिहार के 38 में से 32 जिले नक्सली उग्रवाद से त्रस्त थे। एनडीए सरकार ने एक तरफ ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे अभियान चलाकर नक्सली हिंसा के फन कुचले, तो दूसरी तरफ विकास की रफ्तार तेज कर लोगों को भय, भूख, बेरोजगारी से बचाने की कोशिश की। कहा कि राजद फिर से उनका लाल आतंक लौटाना चाहता है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने विपक्ष के नेता जैसे संवैधानिक पद की मर्यादा का भी कभी ध्यान नहीं रखा। कहा कि वे सदन से 33 दिनों तक स्पीकर को सूचित किए बिना गैर हाजिर रहे। आज जब वे लगातार सक्रिय मुख्यमंत्री के जीवित रहने सार्थकता पर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या यही सवाल है वे अपने सजायाफ्ता पिता लालू प्रसाद के बारे में भी उठाएंगे?